नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से हमें स्वागत है। 30 सितंबर को आपका पीटी एग्जामिनेशन है। उसी को लेकर रिवीजन कैसे क्या करना चाहिए, इन चीज़ों पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। 69 बीपीएससी पीटी को लेकर ये गाइडेंस वीडियो होगा। गाइडेंस वीडियो बहुत सारे बच्चों को कहने के बाद में बनाता हूँ, नहीं तो अंततः मैं इसको इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ कि क्या बनाया जाए, इसको सब्जेक्ट क्यों ना बना लिया जाए। सुबह से 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। एक आपका ज्योग्राफी का एमसीक्यू का अपलोड हो चुका है और आपका एक मॉडर्न हिस्ट्री का बुक्स और उसके राइटर के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा वीडियो होगा। इसके बाद एक और वीडियो मैं साइंस का एमसीक्यू का अपलोड कर दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ मुद्दों पर जो हम बात करेंगे वो मैं आपको बता दूं पहले ही। करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, इन चीज़ पर बात करेंगे। टेस्ट सीरीज़ क्या लगा रहे हैं और कब तक लगाएं, कितना और टेस्ट लगाना चाहिए, इन चीज़ों पर बात करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन को लेकर कैसे क्या टाइम मैनेज करना चाहिए और अंतिम समय में कौन सा चीज़ मायने रखता है, कौन सा सब्जेक्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बेहतरीन वीडियो ही मिलेगा, कंटेंट ही मिलता है और कुछ नहीं डालता हूँ मैं चैनल पर, तो इसलिए भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, दरअसल में है क्या, ये 30 दिन जो है आपके पास, 30 दिन से भी कम ही समय है। आप 28 दिन है, करीब में 28 दिन है आपके पास। 28 दिन में ये डिसाइड हो जाएगा कि आप इस साल ऑफिसर बन पाएंगे या मेंस देंगे या नहीं देंगे, या फिर आप अगले साल की तैयारी करेंगे। अगले साल का एग्ज़ाम फिर से अगस्त सितंबर में हो सकता है या मई जून के आसपास हो सकता है। 70 बीपीएससी मई से तो पहले नहीं ही होगा। इसलिए जो भी दिन बचे हुए हैं उसमें इतना मेहनत ज़रूर कर लें ताकि हमें फिर से रुकना ना पड़े। आजकल के उस दौर में जब सरकारी नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो एक अपॉर्चुनिटी को हम क्यों जाया करें। सीधी सी बात है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बच्चा मैसेज करता है कॉन्फिडेंस को लेकर, एक बच्चा मैसेज करता है कि रिवीजन कैसे करें, एक बच्चा मैसेज करता है करंट कहाँ से पढ़ें। तो इन सभी चीज़ों को लेकर मुझे एक ही वीडियो में बनाना पड़ता है, इसलिए मैं हर मुद्दे पर बात करने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको इन दिनों चाहिए होगा, इस 30 दिन के दौरान, वो पहला चीज़ क्या है। एक तो चाहिए होगा कि भाई पॉजिटिविटी रहे आपके अंदर। अगर मनहूसियत के साथ एग्ज़ाम देने जाएंगे, निगेटिविटी के साथ एग्ज़ाम देने जाएंगे, डर के एग्ज़ाम देने जाएंगे, यहीं से लिख कर मुझसे ले लीजिएगा, सिलेक्शन होने के चांसेस नगण्य हो जाएंगे आपके। ठीक है, हो जाएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन नगण्य हो जाता है। डर के जाएंगे, वहाँ गलती करेंगे पैनिक में, और 1/3 इसका निगेटिव मार्किंग है। डर के मारे आप गलतियाँ करेंगे और आप निगेटिव लेकर आएंगे। 3 सवाल गलत करेंगे, 3 तो गए ही आपके, बाकी एक और चौथा सवाल भी आप लेकर चले जाएंगे, सब खराब करके रख देंगे। इसलिए पॉजिटिविटी रखना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर कि एग्ज़ाम ही तो है, देखा जाएगा। एग्ज़ाम से क्यों डरना भाई, एक एग्ज़ाम देकर मर थोड़ी नहीं जाएंगे यार, जो है वो देखा जाएगा, सीधी सी बात है। इसी तरह से एग्ज़ाम देना ही चाहिए। ऑफिसर बनने जा रहे हैं, इस छोटे से सिचुएशन से अगर घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए सबसे पहला बेसिक चीज़ चाहिए होगा इस 30 दिनों में आपको कॉन्फिडेंस, जिसके बदौलत ही आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। वो अगर नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम देने मुश्किल से ही जाएंगे, और जाएंगे भी तो वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन कॉन्फिडेंस आए कहाँ से भाई, अगर पढ़ा होगा तब तो। बिल्कुल पढ़ा है आपने, याद कीजिए कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप, और जितने दिन आपने पढ़ा है, जितने घंटे पढ़ा है, वो सब आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है। नहीं भूलेंगे आप, ठीक है, एक आध फैक्ट भूल जाएंगे, एक आध सवाल में आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन वो सभी के साथ होता है। जो एग्ज़ाम टॉप करते हैं उनके साथ भी कन्फ्यूजन होता है, और जो एग्ज़ाम नहीं टॉप कर पाते हैं, जो पीटी में फेल हो जाते हैं, उनके साथ भी कन्फ्यूजन होता है। तो ये चीज़ मान के चलिए कि अंतिम दिन जिस दिन आप एग्ज़ाम देने गए हैं, तो उस दिन ना तो कोई टॉपर है और ना तो कोई अभी फेल हुआ है। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सब के सब कैंडिडेट ही हैं, तो अपने को दूसरे से कम क्यों आंकना, इस माइंड से के साथ का जाना है एग्ज़ाम में। अब आते हैं कि पढ़ना क्या क्या है, उन चीज़ों पर छोटा ही वीडियो रखूँगा मैं, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा। तो क्या रखना है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है। बिल्कुल मैं रूटीन भी बता दूंगा, एक टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, आपका अपना अलग हो सकता है। आप सुबह हो सकता है देर से उठते हों, हो सकता है सुबह जल्दी उठ जाते हों, तो उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है आप लोगों का, पहला सवाल था कि करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर देखिए, बीपीएससी टीआरई के एग्जामिनेशन को ले लूँ मैं, 3 एग्ज़ाम से मैं फॉलो कर रहा हूँ बीपीएससी को। 67th को ले लूँ, 68 को ले लूँ, और टीआरई का भी पेपर हो गया, या अभी एओ का हुआ था पिछले साल, सीडीपीओ का हुआ था पिछले साल। इन सभी एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, जितने एग्ज़ाम हुए, इन सब एग्ज़ामों का आधार पर जो मैंने कंक्लूजन निकाला कि बीपीएससी खेल कर रही है थोड़ा सा बच्चों के साथ करंट अफेयर के मामले में। क्या खेल कर रही है, तो 2-4 करंट तो उठा के दे देगी आपको एक साल पहले का, यानी कि सितंबर 2022 से लेकर और जनवरी 2023 तक के बीच का जो करंट अफेयर होगा, 1-2 सवाल तो यहाँ से दे देगा। लेकिन प्रमुख रूप से सवाल रहते हैं वो पिछले 4-5 महीनों के सवाल रहते हैं। ठीक ना, ये चीज़ समझ में आ गया। यानी कि हमें पढ़ना कब से है, ये जो 4 सवाल देता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम क्यों छोड़ें इसको।
हो सकता है ये आसान सवाल एक रिवीजन में हमारा ये 4 के 4 सही हो जाए, क्यों छोड़े हम इसको। तो 1 ईयर का करंट आप कम से कम पढ़ना है। क्या बोला है मैंने, 1 साल का करंट पढ़ना है। उसे मुख्य फोकस किस पर देना है, तो पिछले के 9 महीने जो हैं, जनवरी से लेकर सितंबर तक के जो करंट हैं, इस पर हमें मुख्य फोकस रखना है। लेकिन सितंबर 2023 से सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक के करंट को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, उसको ही पढ़ना है। खासतौर से उसमें अगर कोई इंडेक्स जारी हुआ था पिछले साल, कोई रैंकिंग आई थी पिछले साल, तो उन चीज़ों को हमें विशेष रूप से फोकस रखना है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा आप लोग, कोई भी एक सेकेंड आपका बर्बाद करने नहीं आया हूँ, फोकट का भाषणबाजी करना आता ही नहीं मुझे, ठीक ना। तो क्या बोला है मैंने कि इंडेक्स, रैंकिंग, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान विशेष रूप से देना है, क्योंकि इस तरह के सवाल बीपीएससी के लिए बना रही है, जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम ले रही है उसके लिए बना रही है। बाकी एग्जाम से अपना करंट अफेयर कंपेयर मत कीजिए। टीआरई के एग्ज़ाम में करंट अफेयर के आसान सवाल आए हुए थे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आपके एग्ज़ाम में भी वैसे ही आसान से करंट अफेयर के सवाल आएँ, लेकिन ऐसा मुश्किल है क्योंकि बीपीएससी जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसको थोड़ा सा अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रही है। 1/3 निगेटिव में मुझे लग रहा है कि करंट अफेयर के सवाल थोड़े से कठिन आ सकते हैं, तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा, डीप में पढ़िएगा। सिर्फ एमसीक्यू लगाने से करंट अफेयर का नहीं होगा, वन लाइनर भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस वगैरह भी देख लीजिएगा कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। कुछ सोचने वाली चीज़ें पर भी आपके करंट बनाए जा सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, 1 ईयर का पढ़ना है, लेकिन पिछले 9 महीने का करंट जो है वो ज़्यादा पढ़ना है। ओके, अब आ जाते हैं जीएस पर, लेकिन उससे पहले पीटी का एक ट्रेंड समझते हैं अभी तक जो आया है उसके हिसाब से। अभी मैं पूरी प्लानिंग लाया हूँ आपके लिए, सब कुछ मैं दिखाऊंगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक तो अपना क्लियर कर लें। देखिए आप लोग सबसे पहली बात को समझिएगा, पीटी निकालना कहीं ना कहीं एक स्मार्ट मेथड भी होता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से पीटी नहीं निकलता है। ये चीज़ यूपीएससी पर भी लागू होता है, बीपीएससी पर भी लागू होता है, यूपीपीसीएस पर भी लागू होता है। कुछ आपको एग्जामिनेशन में सवाल करते समय मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग इसका मतलब आज नहीं समझेंगे, लेकिन पीटी देने के बाद शायद समझ जाएंगे जब आप एक बार ये गलती करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कभी भी पीटी देते समय जो 150 के 150 एमसीक्यू होते हैं, जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, वो हमारे लिए नहीं होते हैं। 150 से 150 नहीं करने होते हमें। 1/3 निगेटिव मार्किंग में आपको जितने कम सवालों के अटैम्प्ट करके और जितना कम रिस्क लेकर आएंगे उतना ज़्यादा सही रहता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि 50 सवाल करके आ गए हैं पेपर में, ऐसा नहीं करना है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो जितने कम सवालों में आप तुक्का लगाएंगे, जितने कम सवालों में आप आंसर गेस करेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। यानी कि जो भी सवाल करें तो उसको इसलिए करें कि हाँ ये करना चाहिए मुझे। आप अभी टेस्ट सीरीज अंधाधुंध लगा रहे होंगे, मुझे पता है, पेपर उठाया 150 रंग दिए, नहीं करना है ऐसा। किन सवालों को छोड़ना है इसका प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से, 28 दिन है आपके पास। अगर नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको सर घूम जाएगा, आपको किन सवालों को छोड़ूं किन को करूं, क्योंकि 150 में से 130 सवाल ऐसे होंगे जो आपके सुने हुए होंगे, लेकिन 130 में से कम 50 सवाल ऐसे होंगे जिनमें आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे। मैं सही कह रहा हूँ, 130 में से ठीक है आप बहुत पढ़ के जाएंगे तो 60 सवाल ऐसे होंगे जिसको डायरेक्ट आप सही कर देंगे। ठीक है, ये सही है मेरा, ठीक है डन, 60 सवाल डन, 60 सवाल 60 नंबर तो पक्के हैं। उसके बाद आप आंसर गेस करना शुरू करेंगे। मेरी बातों को सुनिएगा, यही होगा आपके साथ एग्जामिनेशन में। और आंसर गेस करते समय ये ध्यान में रखना है कि किन सवालों को करना है, किन सवालों को छोड़ना है। अगर ये आप सीख गए, पीटी आपका पार हो गया, यानी कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। वहाँ पर अंधाधुंध तुक्का नहीं लगाना है। इस बार के लिए ये सबसे अलग स्ट्रेटजी होगी। जो इस चीज़ को बचा ले जाएंगे उनका पीटी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो हो सकता है कट ऑफ 85 भी चला जाए, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। 1/3 निगेटिव मार्किंग में ऐसा हुआ है और हो सकता है, ठीक ना। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अपने पास भाई, तो आगे है कि किन किन सब्जेक्ट पर अधिक फोकस करना चाहिए। देखिए पीटी में अभी तक जो सवाल पूछे गए ट्रेंड के हिसाब से, उसमें हिस्ट्री के 30 सवाल आते हैं मिनिमम, और साइंस के 30 सवाल आते हैं मिनिमम तो रहते ही हैं। करंट के 30 सवाल रहते हैं मिनिमम। उसके अलावा मैथमेटिक्स के 10 सवाल जो होते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। ये 10 के 10 सवाल आपके पॉजिटिव मार्क्स ला सकते हैं, और श्योरिटी के साथ इसमें आप आ सकते हैं कि हाँ 10 तो मेरे सही होंगे ही। और घबराइए मत,
ऐसा सुन सुन के नहीं कि मैथमेटिक्स आते पता नहीं क्या होगा। बेसिक से सवाल रहते हैं, गुना भाव परसेंटेज और रीजनिंग के सवाल अब तो देने लग गया बीपीएससी, जो सबसे अच्छी चीज़ है। रीजनिंग पढ़ना नहीं पड़ता है, उसको दिमाग लगा के वहाँ पर सॉल्व करना होता है, और उसको 2-4 क्वेश्चन अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो 10 सवाल आप श्योर करके आ जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा पॉजिटिव के साथ। जिनका भी पीटी निकलता है उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि 10 के 10 निगेटिव मत बचा के आ रहे हैं आप, इस चीज़ को समझिएगा। 10 क्वेश्चन का चॉइस आपके पास बढ़ जाता है, इसलिए मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं करना है। 30-30 60-30 90 10 100 नंबर तो इसी से हो गए। 100 नंबर के सवालों की मैं बात कर रहा हूँ, आए नहीं है अभी। इसके अलावा ज्योग्राफी से 20 सवाल के करीब में आपके रहते हैं। तो ये 30-30-30 और 10 और 20 यानी कि कितने हो गए, तो ये आपका हो गया 120 सवाल। 120 सवालों के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इतने सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप थोड़ा सा ट्रेंड में मानकर ये चल सकते हैं कि इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस रखना है, जिसमें हिस्ट्री का अधिकांश सवाल आप सही करने की कोशिश कर सकते हैं जो कि कठिन होते हैं। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल कठिन लगे तो आप जो इस 120 के अलावा जो 30 सवाल बचे हैं उसमें से आपको निकालना पड़ेगा कि किन सवालों को हम हल करें। मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल कठिन होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। ऐसे भी सवाल होंगे जो कभी नहीं सुने होंगे, कितना भी आप पढ़ लें। वो बीपीएससी की यूपीएससी की खासियत होती है कि वो ऐसे सवाल कहीं ना कहीं से फ्रेम कर लेते हैं जो आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको नहीं मिलता है आसानी से। रिसर्चर से सवाल बनवाते हैं वो, और जो कि ठीक भी है, लेवल मेंटेन करना होता है उनको, तो वो लेवल मेंटेन करेंगे आपको परेशान करने के लिए। सवाल कैसे होंगे, तो पहले 30 के 30 हिस्ट्री एक जगह रहते थे, अब वैसा नहीं होगा। हो सकता है शुरू में 5 हिस्ट्री के हो, बीच में 5 हिस्ट्री के हो, अंत में हो। ये क्यों दिया जाता है ऐसे? ये इसलिए दिया जाता है कि आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश की जाती है कि बेटा अब तुम फंसो, अब तुम घबराओ, अब तुम डरो इसको देख कर कि हिस्ट्री तो मुझसे सॉल्व हो ही नहीं रहे। आगे आसान सवाल रहेगा, आप डर जाएंगे, उस आसान को भी आगे जाकर गलत कराएंगे। यही स्ट्रेटजी होती है आयोग वालों की। क्या होती है कि हमेशा सवाल सेट करते समय सवाल को मिक्स कर दो। इससे क्या होता है, बच्चे पैनिक में आते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के 5 सवाल आपने पहली बार देखे है ना, 5 के 5 आपको नहीं आ रहे हैं, आप पैनिक में आओगे, अगले 5 भी आप गलत कर दोगे जो आसान है। तो ये एक तकनीक होती है बच्चों को परेशान करके ये देखना कि पैनिक के सिचुएशन में कौन सा बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये सभी के साथ होगा, आपके साथ नहीं होगा। देखिए पहले ही मैं इसीलिए आगाह कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग पहली बार 1/3 निगेटिव के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको घबराना ना पड़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो सब्जेक्ट भी पता चल गया कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, मायने कौन कौन सा रखता है। एग्जाम इसी माइंड के सेट के साथ जाना है कि सारे जो अच्छे सवाल होंगे, आसान सवाल, वो एक जगह नहीं होंगे। हमें 150 सवालों में से ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से सवाल कहाँ पर अच्छे दिए हुए हैं और किन किन सवालों को हम अटैम्प्ट करें। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं रिवीजन प्लानिंग की तरफ, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए। करंट अफेयर की सबसे पहले हम लोग बंधुओं बात करेंगे। करंट अफेयर क्या है भाई? तो करंट अफेयर है 1 ईयर का हमें पढ़ना है, जिसमें कौन सा मुख्य रूप से ध्यान रखना है, तो सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर पर मुख्य रूप से ध्यान रखना है। उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस कौन सा देना है, ये तो 1 साल का हो गया। देखिए सबसे ज़्यादा फोकस देना है आपका जनवरी 2023 से सितंबर 2023 वाला, ये अंतिम 9 महीने का है, मैंने गलती से इसको बोल दिया। अंतिम 9 महीने का जो करंट है इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है भाइयों बहनों। इस पर ध्यान इसलिए देना है क्योंकि यहाँ से सवाल अधिकांश बनाए जाते हैं। और सिर्फ बिहार स्पेशल करंट में फंस कर नहीं रहना है, नेशनल इंटरनेशनल कुछ करंट को डिटेल में पढ़ लिया, कोई इंडेक्स आई है तो उसको डिटेल में पढ़ लिया, डेट को ध्यान से पढ़ लिया। बिहार स्पेशल में खासतौर से डेट को, मुख्यमंत्री जी ने कब कहाँ पर कौन सी यात्रा शुरू की, उप मुख्यमंत्री ने कब से कौन सी योजना का उद्घाटन किस दिन को किया, इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना है। ओके, सोर्स क्या होना चाहिए करंट अफेयर का? देखिए सोर्स बहुत सारे आपने पढ़े भी होंगे। जो मैं हमेशा 2 रिकमेंड करता हूँ कि एडिटोरिया के दोनों संस्करण जो आते हैं, बिहार स्पेशल का और नेशनल और इंटरनेशनल का, इनको पढ़िए। और एसपीडी का जो नेशनल इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल आता है उसको पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से ये 2 बुक तो आपको बेसिक है, पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और एडिटोरिया कौन सा पढ़ेंगे, तो अभी जो कुछ दिन समय पहले आई थी उसको पढ़ सकते हैं। बिहार स्पेशल का भी आया है और नेशनल इंटरनेशनल का भी आया है। लेकिन एसपीडी, देखिए एसपीडी हर महीने ही वार्षिक जारी कर देती है, हर महीने वार्षिक। तो उसका जो अभी आएगा ना वार्षिक, शायद इसी सितंबर के शुरुआती वीक में ही आ जाता है। उसके जो एमसीक्यू होंगे और उसके वन लाइनर जो होंगे ना बंधुओं, वो आपके लिए बेसिक से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको ज़रूर करके जाइएगा। साथ ही बहुत दिनों से मैं बुक ढूंढ रहा हूँ, कौन सा बुक ढूंढ रहा हूँ, तो स्पर्धा पब्लिकेशन का बीपीएससी का बहुत ही सटीक करंट की बुक आती है स्पर्धा पब्लिकेशन, लेकिन इस बार आ ही नहीं रही, मिल ही नहीं रहा मुझे। मैं 2-3 दिन गया, पता किया, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। नहीं तो मैं आपको ये करवा देता। इतना बेसिक है, इतना करके जाइए। साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते तो उसमें भी आपको करंट मिलता है, तो उनको रिवाइज करने की आदत डालिए। ओके, हम उस पर भी आएंगे भी। तो ये करंट अफेयर की आपकी बातचीत होगी। करंट अफेयर इतना से पूरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एक चीज़,
पढ़ लें कितना भी मायने नहीं रखता है। जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे अच्छे से, कोई मतलब नहीं बनता कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा है। तो रिवीजन ही मस्ट होता है। ये 28 दिन ही डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। पिछला महीना आपने जो भी किया वो भी मायने रखता है, लेकिन उनसे ज़्यादा क्या मायने रखता है कि पिछले महीने आपने जो भी किया है उसको सही तरीके से आज आपने रिवाइज़ किया है या नहीं किया है। मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, आईना दिखा रहा हूँ, देखिए आँख खोल कर, सितंबर महीना आ चुका है। ओके, अब जी रिवीजन पर चलते हैं। अपना रिवीजन में कौन कौन सा करना है। देखिए, रिवीजन आप लोग दो तरीके से कर रहे होंगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। कुछ बच्चे, एक बच्चा ने मैसेज किया था कि सर ये बताइए कि क्या अभी भी बुक्स पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए भाई, ये कोई पूछने की बात है। तो क्या पढ़ोगे अभी, सरस सलील पढ़ोगे क्या, नंदन पढ़ोगे क्या, क्या पढ़ोगे अभी बताओ। बुक तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अभी नहीं पढ़ेंगे बुक तो कब पढ़ेंगे। बुक ही पढ़ना चाहिए ज़्यादा। सही सुन रहे हैं आप, बुक ही पढ़ना चाहिए ज़्यादा भाई। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, वैसे तो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, 10 घंटे तो बहुत होते हैं भाई। अगर आप 10 घंटे हकीकत में पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब पढ़ रहे हो तो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, फ़ोन पर रील देख रहे हैं, तो वो वाला पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ने का मतलब होता है कि भाई किताब खुला है तो वो माथे में भी जा रहा है। किताब खुला हुआ दिमाग में चल रहा है कि ऑफिसर बन के बदला ले लूँगी, तो इस टाइप का वाला अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई नहीं होता है। कंसंट्रेट होकर 10 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल। 2% बच्चे मुश्किल से कर पाते हैं, नहीं तो 45 मिनट से ज़्यादा का कंसंट्रेशन बनता नहीं है। सामान्य इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ, जो 10 घंटे पढ़ते हैं उनका भी 45 मिनट से ज़्यादा डायरेक्ट कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। हाँ, ब्रेक कर करके पढ़ सकते हैं वो। तो 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें 6 से 7 घंटे बुक पर पढ़िए, या आपके जो नोट्स बनाए हुए हैं आपके, उसको पढ़िए। नोट्स, बुक्स, इसी को पढ़िए 6 से 7 घंटे। 2 घंटे एमसीक्यू लगा लिया, 3 घंटे एमसीक्यू लगा लिए। इसीलिए एमसीक्यू की वीडियो भी मैं कम डालता हूँ, दो ही वीडियो डाल रहा हूँ, 3 ही, कि ठीक है भाई 3 वीडियो यानी कि 30 मिनट, 1.5 घंटा का मात्र एमसीक्यू हुआ। एमसीक्यू पर थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन मुख्य ध्यान कहाँ पर देना है, जो भी आपने सोर्स पढ़ा है उसको। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने, बच्चा ही बोलूँगा मैं तो आप लोगों को, स्पेक्ट्रम पढ़ा है किसी बच्चे ने, तो स्पेक्ट्रम से रिवाइज कर लीजिए, उसको पढ़ने पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ा है तो लक्ष्मीकांत को रिवाइज कीजिए। अगर आपने ज्योग्राफी के लिए बेसिक टॉपिक देखा होगा ना, टीआरई एग्जामिनेशन में कितना बेसिक सवाल, भूकंप का, भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है उसको फोकस कहते हैं, और जहाँ उस सबसे ऊपर का सतह होता है इसको एपिक सेंटर कहते हैं। ये सवाल पूछा हुआ था, और इस सवाल को बच्चे लोग कठिन बोल रहे थे। किस प्रकार से कठिन सवाल है मुझे बताइए ज़रा। ये तो मास्टर साहब को भी पता होना चाहिए ना। 6ठी क्लास 7वीं क्लास में भूकंप का इंट्रोडक्शन आ जाता है। मैंने जब बिहार बोर्ड में पढ़ा था तब की बात मैं कह रहा हूँ, तो अब तो होगा ही होगा, एनसीईआरटी की बुक चलती है वगैरह। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसमें गलत क्या है। और यही सवाल पूछा था और इसमें भी बच्चे गलत करके आ गए। बताइए मुझे, ये कोई बात हुई क्या। इसी प्रकार के बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे मान लीजिए पूछा गया कि भाई ये बताओ कि पृथ्वी पर सारी वर्षा की कौन से मंडल में होता है, या नीचे से सबसे पहला मंडल कौन सा आता है। तो ये सब सवाल क्या कठिन होते हैं क्या? नहीं होते हैं कठिन इसको नहीं बोलेंगे। कठिन सवाल देखना हो तो कभी यूपीएससी ज्योग्राफी के सवाल उठाकर देखिएगा, कठिन लगेगा आपको वो। मैं क्या कह रहा हूँ ना, तो इसलिए बेसिक को सबसे पहले पढ़ना है। इतने बोलने का मकसद क्या था, बेसिक को पढ़ना है, जो सबसे पहला टॉपिक होता है ना हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का। जैसे भूकंप है तो भूकंप क्या होता है, भूकंप जहाँ पर आता है तो क्यों आता है, कारण क्या है, भूकंप आता है उसके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, उसको पढ़ लिया। अब जैसे लैंड स्लाइड है, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है। लैंड स्लाइड क्या होता है, लैंड स्लाइड से भारत के कौन कौन से हिस्से प्रभावित हैं, लैंड स्लाइड के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, लैंड स्लाइड को किस प्रकार रोका जा सकता है। जैसे बाढ़ रोकने के लिए पूछा गया था बीपीएससी में कि बाढ़ रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। टीआरई में पूछा था आपसे, मान लीजिए लैंड स्लाइड रोकने का पूछेगा कौन कौन से उपाय होने चाहिए, ऑप्शन में दे देगा कि भाई वृक्षारोपण कर सकते हैं, तो वही हो गया ना आंसर। इसमें क्या था टॉपिक में बताइए मुझे। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये उस टॉपिक का सबसे बेसिक चीज़ है। जैसे मान लीजिए सुनामी है, सुनामी क्या होता है, सुनामी गहरे समुद्र में ज़्यादा घातक होता है या तटों के पास ज़्यादा घातक होता है, सुनामी क्यों आता है, सुनामी की रफ्तार क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई। ये कोई टफ टॉपिक हो गया क्या? ये तो बेसिक है सुनामी टॉपिक का, और सुनामी ज्योग्राफी का हिस्सा है, वो बेसिक टॉपिक है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि बुक जब भी आप पढ़ें तो हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़िए, कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। ऐसे मत पढ़िएगा कि सुनामी पढ़ लिया सुनामी के जैसे ही,
समझ में आ रही ना बातें? तो इस प्रकार से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। इससे क्या होगा, आपका वो क्लियर हो जाएगा ज्योग्राफी। तो इसी प्रकार से सारे टॉपिक को पढ़ना है। देखिए एमसीक्यू पर अगर आते हैं हम लोग, एमसीक्यू कहाँ से लगा रहे हैं? एक तो एनसीईआरटी एमसीक्यू मस्ट है, बिना उसको लगाए जाना एग्जाम में महापाप की श्रेणी के तहत आता है। पता है ना महापाप की श्रेणी? तो महापाप नहीं करना है। एनसीईआरटी एमसीक्यू खुद से या मास्टर लगवा रहा है उससे लगाइएगा ज़रूर। कम से कम ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री के तो लगा के जाइएगा, बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं, उसमें कुछ खास रहता नहीं। ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री, क्योंकि ये तीनों मिलाकर करीब में 70 से ज़्यादा सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में। कितना मैंने बोला? 70 से ज़्यादा सवाल ज्योग्राफी, साइंस और जो हिस्ट्री मिलाकर आते हैं। 30 सवाल हिस्ट्री, 30 सवाल साइंस और ज्योग्राफी के 15 से 18 सवाल आते हैं। कितना हो गया बताइए मुझे? 70 ज़्यादा सवाल हो गया ना। तो इन तीन का एनसीईआरटी एमसीक्यू लगाना है, वहाँ से सब्जेक्ट में बहुत सारे आपके आएंगे एग्ज़ाम में, उसको हल कर लेना। और अगर लगा लिया है तो उसको रिवाइज करना है। ओके, बाकी उसके बाद टेस्ट सीरीज़। देखिए टेस्ट सीरीज़ पर आ जाइए मेरे भाइयों बहनों। टेस्ट सीरीज़ की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ कितने लगाएं। 20 लगाया है, रुक जाइए। 30 लगाया है, अब तो मत ही लगाइए। 30 के बाद बहुत हो गया, अब पेट भर जाना चाहिए। बहुत हो गया, 30 सेट हो गया, 20 सेट। अब इसको रिवाइज़ कीजिए बार बार, एक्सप्लेनेशन को पढ़िए बार बार। यकीन मानिए बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। अच्छे टेस्ट सीरीज़ अगर लगाए होंगे तो किसी का भी टेस्ट सीरीज़ अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है किसी का भी टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ में अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। इन टेस्ट सीरीज़ की कोई औकात नहीं होती बीपीएससी के सामने। वो पेपर बिल्कुल अलग आता है। ये पेपर ये इसलिए सेट करते ताकि आपका मनोबल डाउन करें और आप पैनिक में आकर उस इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन ले लें। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए टेस्ट सीरीज़ काफ़ी टफ सेट करते हैं ये कोचिंग वाले, जानबूझकर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका नंबर कम आए और आप दौड़े दौड़े कहाँ जाएँ, भाई साहब एडमिशन ले लो, ये लो पैसा 50,000 रुपया। इसलिए टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई पैनिक नहीं होना है। टेस्ट सीरीज़ का मकसद ही होता है रिवीजन कर रहे हैं हम बैठ के, हम एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठे, हमें नंबर से मतलब ही नहीं है। समझ में आ गई बात? तो 20 टेस्ट अगर लाया है, 30 टेस्ट लगा, अब उसको रिवाइज़ कीजिए तन मन धन से बैठकर। और टेस्ट 10 सितंबर के बाद तो मत ही लगाइएगा। उसके बाद 20 दिन के अंतर में टेस्ट कभी नहीं लगाना चाहिए। मनोबल हाई रहना चाहिए उस समय एग्ज़ाम देने से पहले। टेस्ट सीरीज़ लगा के मनहूस होकर बैठ जाएंगे तो आपके लिए ख़राब होगा। 10 सितंबर तक ज़्यादा टेस्ट लगाना है, उसके बाद नहीं लगाना है। अगर नहीं लगाया अभी तक तो मैं कह रहा हूँ, अगर लगा लिया है तो उसको रिवाइज़ कीजिए बार बार। और अगर इच्छा है 20 टेस्ट के बाद लगाने का तो 10 और टेस्ट लगा लीजिए। अगर आपका सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है तो 10 कोई और नया टेस्ट आया हो मार्केट में तो उठा लिया और उसको लगा लिया, उसके लिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए, रिवाइज कर लिया, ये चीज़ कर लेना है। ओके, तो टेस्ट सीरीज और एनसीईआरटी एमसीक्यू दो ही पर फोकस रखिएगा। सोर्स हमेशा कम रखिए, रिवीजन पर आपका अच्छा होगा, सहूलियत होगी रिवीजन में करने में भी, और ये बेनिफिट भी होता है एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। ओके, सोर्स हमेशा कम रखना चाहिए। अब आ जाते हैं कौन से बुक्स पर हैं। देखिए बुक अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं तो जहां से जो भी आपने सोर्स पढ़ा है या आपका नोट्स है, सबसे बेस्ट होता है उसी को रिवाइज करना। रिवाइज करने का क्या तकनीक होता है? तो रिवाइज करते समय हम सारा टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उठाया, पहले पेज उठाया, उसमें जो जो टॉपिक है एक बार उसको रीडिंग मारा, क्लियर, आगे बढ़ गए। ठीक है ना? जिससे क्या होगा, रिवाइज करने का मतलब होता है कि आपने एक बार इससे पहले पढ़ा है, आप एक बार उसको उल्टाएंगे तो आपका रिकॉल हो जाता है, वो सारा का सारा फैक्ट आपके दिमाग में आ जाता है। 4-4 दिन के बंच में रिवाइज कर सकते हैं। 4-4 दिन का टाइम पीरियड बना लीजिए कि 4 दिन में मुझे हिस्ट्री को पूरा रिवाइज कर लेना है। और इस साथ में एमसीक्यू लगा रहे हैं तो एमसीक्यू में तो सारे ही आ जाते हैं। एमसीक्यू में पॉलिटी का भी आ जाएगा, हिस्ट्री का भी आ जाएगा, करंट का भी आ जाएगा, साइंस का भी आ जाएगा, तो वो भी साथ में चलता रहेगा। लेकिन एक सब्जेक्ट 4 दिन, फिर पॉलिटी 4 दिन, फिर इकोनॉमी 4 दिन या 2 दिन दे सकते हैं। सब्जेक्ट को उसकी महत्ता के हिसाब से समय देना चाहिए। जैसे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो उसको 4 दिन दे दिया, करंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो उसको 4 दिन दे दिया, और साइंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो उसको 4 दिन दे दिया। बाकी पर 1-1, 2-2 दिन दे देकर सुबह से शाम तक पढ़ के 10 घंटे में उसको रिवाइज करने पर दीजिएगा। 28 दिन बचे हुए हैं तो उसको बांट लीजिए अपने सहूलियत के हिसाब से। जैसे मैंने बोला है 4-4 दिन, तो हो सकता है किसी बच्चे को 5 दिन लगे, तो 5-5 दिन के हिसाब से अपने हिसाब से बांट लीजिए। समय को भी बांट लीजिए और लग जाइए, अब कम से कम अब लग जाइए, है ना। जैसे बिहार स्पेशल पर अब आते हैं। बिहार स्पेशल से बहुत सारे सवाल आते हैं, हिस्ट्री में भी आते हैं, ज्योग्राफी में भी आते हैं, साइंस में भी आते, साइंस नहीं, इकोनॉमिक्स में भी आते हैं, पॉलिटी में भी आते हैं। तो बिहार स्पेशल के जो सवाल आते हैं ना, कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो आप पहली बार सुनेंगे, उसको लेकर हमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। 2 से 3 सवाल होंगे, उसको इग्नोर कर देना है। अगर नहीं आएगा तो ठीक है, छोड़ देंगे, आएगा तो कर लेंगे। बाकी सवाल जो होंगे ना वो आसान होंगे, आसान से मॉडरेट लेवल के होंगे। इसलिए बिहार स्पेशल की जो भी बुक आपने पढ़ी है, जैसे क्राउन पढ़ा है, तो कोशिश कीजिए उसको 2 से 3 दिन में रिवाइज कर ले, और हो भी जाता है।
आपको ये मुश्किल लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ऐसे धुआंधार बच्चों को भी जानता हूँ जो 8 घंटे में स्पेक्ट्रम को उलट पलट कर रख देते हैं इधर से उधर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 8 से 9 घंटे बैठते हैं वो लेकर एक बार स्पेक्ट्रम को, तो ख़त्म करके ही उठते हैं। इतने धुरंधर बच्चों को भी जानता हूँ मैं। इसलिए आपको लग रहा होगा बिहार स्पेशल कैसे 2 दिन में रिवाइज होता है। आप पेज उल्टाइए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए, हो जाएगा आपका रिवाइज। रिवीजन के बाद बिहार स्पेशल के आपने टेस्ट सीरीज़ तो लगाए ही होंगे, उसको आप रिवाइज करेंगे तो वो भी आपका तैयार होगा। साथ ही सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपको रिवाइज करना बिहार स्पेशल का वो है PYQ। जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं बिहार स्पेशल के, उसको घटना चक्र BPSC की जो बुक आती है PYQ की, उससे रिवीजन पर ध्यान दीजिए। और घटना चक्र की खासियत क्या होती है, उसका एक्सप्लेनेशन बेस्ट होता है, उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इकोनॉमी को रिवाइज करते इसमें बजट, सर्वे और स्टैटिक पोर्शन के लिए आप घटना चक्र के MCQ लगा लीजिए। इकोनॉमी के बजट और सर्वे को जितना रिवाइज कर सकते हैं कर लीजिएगा, वहीं से सवाल आएंगे आपके। ज्योग्राफी का मैंने बता ही दिया कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है हर बेसिक टॉपिक का। साइंस के लिए सबसे अच्छा मेथड एक ही होता है कि आपके जो अगर नोट्स बनाए हुए हैं आपने तो उसको रिवाइज़ कीजिए, या कई सारे बच्चे परीक्षा बानी जैसे बुकों से पढ़ते हैं तो वहाँ से रिवाइज़ कीजिए बुक को, और MCQ लगाइए NCERT का। और कुछ नहीं करना है इसको, बस एक ही चीज़ करना है, जो भी आपका बुक है या आपका नोट्स है या आपके कोई और परीक्षा बानी जैसी बुक है उसको पढ़िए और आपको NCERT MCQ लगाइए, बस बात ख़त्म। ये देखिए यहाँ पर 4-4 दिन का मैंने बांटा हुआ था कि 2-2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत मैच करता है, तो इन दोनों के साथ में रिवाइज़ कर लीजिए MCQ सहित। 4-4 दिन करके रिवाइज़ कीजिए, यकीन मानिए टारगेट बना के पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी मन लगेगा, और टारगेट ख़त्म होने पर बहुत एक पॉजिटिविटी भी आती है। जैसे मान लीजिए 4 दिन का आपने टारगेट रखा, हिस्ट्री पूरा रिवाइज़ कर देना है, तो जब आप हिस्ट्री 4 दिन में कंप्लीट करेंगे तो आपका मनोबल जो होता है बूस्ट हो जाता है 4 गुना, कि हाँ वो एक सब्जेक्ट तो हो गया, अब तो दूसरे पर लगना है। तो इसी प्रकार से कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। बाकी ये छोटा सा ही वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि बहुत सारे बच्चों को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ मैं प्रोवाइड करवा सकूं उनको। दूर बैठे मैं आपके लिए यही कर सकता हूं। बुक वगैरह मैंने दिखा ही दिया था, हिस्ट्री का देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या एक ही बुक में डेली बताऊँ आपको, आप भी बोर होंगे। यही सब वो बुक है जो आपको पढ़ना चाहिए और यहीं सबसे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।